नाज़रीन, अब हम बात करेंगे महाराष्ट्र में कोरोना का कहर किस तरह से बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में अगर नजर डालें तो महाराष्ट्र में 2500 से ज्यादा कोरोना के नए मरीजों की तस्दीक हुई है। इस तरह रियासत में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 74,860 तक जा पहुंची है। महकमा सेहत की जानिब से जारी बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 122 लोगों की मौत हुई है। रियासत में अब तक 2,587 अफराद कोरोना का शिकार हो चुके हैं। महाराष्ट्र में तकरीबन 40,000 एक्टिव मामले हैं, जबकि 32,329 लोग सेहतयाब हो चुके हैं। और नाज़रीन, चूंकि महाराष्ट्र पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक बहुत ही ख़ास मेहमान, चलिए उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं श्री संजय धोत्रे साहब, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। संजय धोत्रे, बहुत बहुत आपका वेलकम करना चाहेंगे, इस्तकबाल करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू के लिए। आपने इतना कीमती वक्त हमारे लिए इस वक्त दिया है। और नाज़रीन, चलिए अब हम शुरुआत करना चाहेंगे। संजय जी, जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा सबसे मुतासिर अगर कोई स्टेट है तो वो महाराष्ट्र है, पहला रिएक्शन जानना चाहेंगे। नहीं, आपने जो अभी जो जानकारी दी वो एकदम सही है कि महाराष्ट्र में करीब करीब हमारे देश में जितने भी कोरोना के पॉजिटिव केसेस आए उसमें 35% से ज़्यादा केसेस ये महाराष्ट्र में आए। महाराष्ट्र की जो आबादी है वो देश के आबादी के 9% है करीब करीब, और 9% आबादी है और करीब करीब 35% से भी ज़्यादा हमारे यहाँ पॉजिटिव केसेस आए, तो निश्चित ही ये बहुत ही चिंता का विषय है। और महाराष्ट्र में जो डेथ रेट है वो भी बाकी देश के साथ अगर कंपेयर किए तो वो डेथ रेट भी ज़्यादा है। जी, और जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि इस वक्त महाराष्ट्र में एक तरह से हब बना हुआ है, और चूंकि आपका ताल्लुक अकोला से है, वहाँ पे भी कई केसेस सामने आए हैं और तकरीबन 34 लोगों की मौत भी हुई है। तो अकोला के लिए क्या कुछ खास उपाय? महाराष्ट्र में जो केसेस है और अकोला में भी केसेस है, लेकिन महाराष्ट्र में एक चीज हम सभी तरफ देख रहे हैं, या पूरे देश का भी वही हाल है कि जो बड़े बड़े जो शहर है उसमें इसकी कोरोना के जो कोविड पॉजिटिव जो पेशेंट है उनकी संख्या ज्यादा है। तो उसी तरह से अकोला में भी अकोला कारपोरेशन जो है, अकोला शहर जो है, करीब करीब 90% से भी ज्यादा जो पॉजिटिव केसेस है वो अकोला शहर में है। 90 क्या 95% से ज्यादा केसेस अकोला शहर में है, और बाकी जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है या जो हमारे तहसील है वहां पे ये करीब करीब नहीं के बराबर है। तो जहाँ आबादी ज्यादा है, खास करके घनी आबादी जहाँ पे है, वहीं पे केसेस आ रही। मुझे ऐसा लगता कि इसमें हमने जो कदम उठाया, एक तो कुछ जगह जो केसेस कम दिख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता कि संभ्रम की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि जहाँ पे टेस्टिंग ज्यादा हो रहा या जहाँ पे टेस्टिंग फैसिलिटी है वहाँ पे वो केसेस भी ज्यादा दिख रहे हैं। मतलब जहाँ पे बहुत कम दिख रहे हैं वहाँ पे अच्छी पोजीशन है, ये समझना मुझे ऐसा लगता है कि गलत होगा। और महाराष्ट्र के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि पूरे हमारे देश में अभी तक करीब करीब 2,17,000 कोविड पॉजिटिव पेशेंट पाए गए, और अभी कल का मेरे पास में फिगर है कि करीब करीब 41 लाख कोरोना की टेस्ट यहाँ पे की गई, मतलब 41 लाख सैंपल लिए गए, उसमें से 2,17,000 पॉजिटिव है, और ये करीब करीब 5.25% के आसपास आता। और महाराष्ट्र में जो पॉजिटिव केसेस है वो करीब करीब 75,000 है और 5 लाख के आसपास यहाँ पे सैंपल टेस्ट किए गए। तो इसका पॉजिटिविटी रेट जो है वो 15% है। मतलब हम अगर देखते तो 100 में से 5 पॉजिटिव आ रहे पूरे देश में, और यहाँ पे 100 में से 15 पॉजिटिव आ रहे हैं। और महाराष्ट्र के फिगर को अगर पूरे देश के फिगर से अगर हटा दिया जाए तो रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र, रेस्ट ऑफ इंडिया के जो फिगर बचेंगे तो करीब करीब
1,42,000 पॉजिटिव पेशेंट है और टेस्ट जो है वो करीब करीब 36 लाख के करीब करीब टेस्ट किए गए। तो ये 4%, मतलब इसका अगर आप फर्क देखेंगे तो 4 गुना करीब महाराष्ट्र में पॉजिटिविटी रेट आ रहा। तो मुझे ऐसा लगता कि इसमें टेस्ट कम करके पॉजिटिव पेशेंट कम करना, मुझे ऐसा लगता है कि वो रिकॉर्ड में तो अच्छा दिखेगा, लेकिन इसके कारण ही कोरोना मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा फैल रहा, क्योंकि जितने भी अनआइडेंटिफाइड रहेंगे मतलब वो इन्फेक्ट तो है, वो कैरियर तो है बिल्कुल, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं आ रहे। रिकॉर्ड पे नहीं आ रहे तो लोगों को भी पता नहीं है, उनको खुद को भी पता नहीं है, और उसके कारण हमारा इन्फेक्शन बढ़ रहा। तो मुझे ऐसा लगता कि कोरोना को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले जिस तरह से कोई भी बीमारी को हम जब तक डायग्नोज नहीं करते या टेस्ट ही नहीं करते, तो उसमें हमको ऐसा तो थोड़ा सा एक एहसास हो सकता कि भाई हमको ये नहीं है। जिस तरह से हम कोई बोलता कि मैं फेल नहीं हुआ, लेकिन बाद में वो बताता कि मैंने एग्जाम ही नहीं दी, उस तरह की ये बात हो जाएंगी। तो मुझे ऐसा लगता कि सबसे ज्यादा टेस्ट करवाना, ये हमारी फैक्चुअल पोजीशन है, उसको भी हम जान जाएंगे, और इसके कारण इसका संक्रमण जो है उसको भी हम रोक सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि टेस्ट, और इसलिए अकोला में हम ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करवा रहे हैं, क्योंकि वहां पे पहले टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं थी। 12 अप्रैल से हमारे यहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज है वहां पे वो शुरू हुई, और उसके कारण भी वो आंकड़ा ज्यादा दिख रहा। लेकिन ये चिंता का विषय है, निश्चित ही उसके लिए सारा हमारा प्रशासन भी लगा हुआ है। आज हमारे जो महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर है उनकी वहां पे विजिट भी है। जी संजय दी, और एक और बात आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं आपके पास, HRD, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस सब के बाद ये भी हमने देखा कि आप किसानों के लिए हमेशा से काम करते रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम आपने किसानों के लिए किया, और इस वक्त हमारे जो महाराष्ट्र के किसान हैं उन्हें शायद सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत भी है। एक तो कोरोना, उसके बाद तूफान, ये तमाम चीज़ें जो हैं किसानों को परेशान कर रही हैं। इन सब के लिए क्या कुछ खास रोड मैप? संजय जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? तो नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ श्री संजय धोत्रे साहब मौजूद हैं, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर HRD, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, साथ ही साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। और महाराष्ट्र के ताल्लुक से हम ख़ास तौर पर संजय जी से बात कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने साफ तौर पर कहा कि टेस्टिंग जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और हम ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से महाराष्ट्र अभी कोरोना और फिर अब तूफ़ान के बाद के हालात से दो चार है, उसमें क्या कुछ जो है वो चीज़ें निकल कर सामने आएंगी। और इस वक्त की अहम खबर दे दें, महाराष्ट्र के काबिल अशोक चौहान अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं। अशोक चौहान का कोरोना पॉजिटिव आया था और इसके बाद मुंबई के एक अस्पताल में इनको दाखिल करवाया गया था, और अब ये खबर आ रही है कि अशोक चौहान को डिस्चार्ज कर दिया गया है। और नाज़रीन, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं श्री संजय धोत्रे साहब। चलिए एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। संजय जी, आपसे जानना चाहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार जो है वो कोरोना से निपटने के लिए तैयारियां कर रही है, और इस सब के बीच में हमने ये भी देखा कि सेंटर से उसको काफ़ी मदद मिली। PM ने खुद कहा है कि जिस तरह की भी हेल्प चाहिए वो दी जाएगी। आपके पास जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं, तो क्या कुछ खास रोड मैप? और संजय जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त श्री संजय धोत्रे साहब। संजय जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी, आपसे जानना चाहेंगे सेंटर और स्टेट में किस तरह का समन्वय आप इस वक्त देख रहे हैं?
नहीं, सेंटर और स्टेट पे तो समन्वय तो है, क्योंकि कल जो निसर्ग तूफान जो आया था जी उसके लिए भी पूरी तरह से हमारा जो केंद्र सरकार है उनका और राज्य का समन्वय था। हमारे डीआरएफ की टीम भी वहां पे महाराष्ट्र में गई थी। तो कल जो था वो तूफान जो आया था उसमें एक अच्छी बात हुई कि थोड़ा सा नुकसान तो हुआ, लेकिन मुंबई के ऊपर जो संकट था वो टल गया। लेकिन महाराष्ट्र का खास करके जो उत्तर महाराष्ट्र है और कोंकण वगैरह वहां पे ज्यादा नुकसान होगा। जो अंदेशा था उससे थोड़ा कम नुकसान हुआ। जी जी संजय जी, और ये भी हम देख रहे हैं कि आईटी और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कोरोना के दौर में जिस तरह से भारत ने किया है, पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है। इसी चीज को अब हमें आगे बढ़ाना है और शायद हम महाराष्ट्र में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। हाँ, ये जो खास करके जो हमारे डिपार्टमेंट ने जी हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलके जो आरोग्य सेतु ऐप जो बनाया जी, तो उसका बहुत अच्छा उपयोग इस दौरान हो रहा है। लेकिन उसमें जितने ज्यादा से ज्यादा लोग इसको डाउनलोड करेंगे उतना ज्यादा इफेक्टिव वो हो सकता जी। तो इसलिए महाराष्ट्र में भी हमारा ये प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद में इसकी जो सुविधा है उसका उपयोग लोग भी करें और जो प्रशासन है, क्योंकि इससे जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि हम जितने ज्यादा टेस्ट करेंगे उतना अवेयरनेस बढ़ जाएगा। क्योंकि जिस तरह मौसम विज्ञान विभाग जो है वो जैसा आने वाला जो खतरा है उसकी पहले कोई तूफान आने वाला है, ज्यादा बारिश होने वाली है, तो उसकी पहले हमको जानकारी मिल जाती तो इसके कारण हम अच्छी तरह हमारा जो सुरक्षा के उपाय है उसके कारण हमारा बचाव कर सकते। उसी तरह से ऐप है, इसमें आपको ये जानकारी मिलती कि आपके 500 मीटर में कितने पॉजिटिव पेशेंट है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। और उसी तरह आप अगर किसी के कांटेक्ट में आए और बाद में वो पॉजिटिव निकला तो वो भी आपको खबर देता है कि आपकी रिस्क कितनी है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग ये करेंगे और बाद में प्रशासन जो है जी संजय जी, बिल्कुल। तो नाज़रीन, हम इस वक्त बात कर रहे हैं, हमारे साथ संजय धोत्रे जी मौजूद हैं और उनसे लगातार हम जान रहे हैं कि किस तरह से हम महाराष्ट्र जो कोरोना से निपट रहा है उसमें और क्या कुछ कर सकते हैं। संजय जी, हमारे किसान सबसे ज़्यादा इफेक्टेड रहे हैं, मुतासिर रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ खास? इस कोरोना के लॉकडाउन सरकार की सराहना करूंगा कि इस लॉकडाउन के अंदर भी हमारे कई चीजों के ऊपर पाबंदी आई थी, लेकिन हमारा जो कृषि क्षेत्र है वहाँ का जो काम चल रहा था वो बहुत ज्यादा कोरोना के दौरान, क्योंकि सारा आवागमन था तो थोड़ा सा प्रभाव तो गिरा, लेकिन उसमें जो हमारे खेत में वगैरह जो काम चल रहे थे वो प्रभावित नहीं हुए। हमारे जो सीड फर्टिलाइजर के जो शॉप बड़े शहर की मंडियां छोड़ के जी, तो लगातार नाज़रीन हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं जी। और चूँकि महाराष्ट्र जो है वो सबसे ज़्यादा मुतासिर है, इसलिए महाराष्ट्र पर ये हमारी खुसूसी सीरीज जो है वो चल रही है और हमारे साथ इस वक्त संजय धोत्रे जी मौजूद हैं और उन्हीं से हम बात कर रहे हैं। संजय जी, एक और बात जानना चाहेंगे, बच्चों की जो एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर रही है इस कोरोना को देखते हुए, लॉकडाउन की वजह से। टेक्नोलॉजी का किस तरह से हम यूज़ करेंगे अब बच्चों की आगे एजुकेशन के लिए? और इस वक्त की अहम खबर, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कोरोना के मुतालिक जानकारी दी और कहा कि दिल्ली में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली में 5 सरकारी अस्पताल और 3 निजी अस्पताल कोरोना के लिए बनाए गए थे। इसके अलावा 61 अस्पतालों में 20% बेड कोविड के लिए रखे गए थे।
सबसे अहम बात मनीष सिसोदिया ने कहा कि जो बगैर अलामात वाले मरीज हैं वो अस्पतालों की जानिब ना भागें, घबराएं नहीं, सिर्फ एहतियात करें और अस्पताल में कोरोना अलामात वाले मरीजों का इलाज किया जाता है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को फुल्ली कोविड डिक्लेयर किया था और 61 प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो बड़े हैं एक सीमित उसमें जिसका जिक्र सत्येंद्र जी करेंगे, उनको हमने 20% उनकी जितनी भी बेड कैपेसिटी थी उसके 20% कोविड डेडिकेटेड मेडिकल फैसिलिटी के लिए डेडिकेट करने के लिए ऑर्डर दिए थे। तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने इसको माना है और 20% अपने बेड्स कोविड के लिए रिजर्व करके रखे हैं। इसका फायदा यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का इलाज कराने अगर किसी हॉस्पिटल में जा रहा है तो उसको फिर ये कह के वहां उसका इलाज करने से मना नहीं किया जा सकता कि आपको तो कोविड है और आपका हम हार्ट का इलाज नहीं कर सकते, या आपको तो कोविड है आपका हम फलां इलाज नहीं कर सकते, जो नॉर्मल कोर्स में हम कर सकते थे। इसलिए ये 20% का ऑर्डर किया था। तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स तो इसको फॉलो कर रहे हैं। कुछ हॉस्पिटल्स को शायद अभी अपने लॉजिस्टिक्स में दिक्कत आ रही है। उनका कहना है कि हमारे लिए मिक्स सिस्टम चलाना मुश्किल हो रहा है। तो जिन हॉस्पिटल्स को दिक्कत आ रही है फिर हमने डिसीजन लिया है कि उनको हम फुल्ली कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर देंगे। कल भी कुछ हॉस्पिटल्स को फुल्ली कोविड हॉस्पिटल्स में कन्वर्ट किया गया है। इसमें दिल्ली के 3 हॉस्पिटल हैं, मूलचंद हॉस्पिटल, गंगाराम हॉस्पिटल और सरोज हॉस्पिटल पीतमपुरा में है। इन तीनों हॉस्पिटल्स को हमने फुल्ली कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया है। अब यहाँ केवल कोविड के मरीजों का इलाज होगा। इसी तरह कुछ और हॉस्पिटल्स भी हैं जो अभी इस 20% बेड रिजर्वेशन पे उनका मानना है कि मिक्स चलाने में दिक्कत होती है। तो हमने उनको भी कहा है कि कल तक देख लें, अगर कल तक भी दिक्कत जारी रहती है आपको तो फिर आपके हॉस्पिटल को भी पूरी तरह से कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर कर देंगे। तो जो हॉस्पिटल 20% वाला नहीं कर पाएंगे हमने उनको ये रिक्वेस्ट किया है कि फिर पूरी तरह से कोविड हॉस्पिटल के रूप में वो कन्वर्ट हो जाएं। ये है, जैसा मैंने कहा, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का पूरा फोकस इस बात पे है कि लोगों की जान बचाए। हमें डेटा में नहीं उलझना है, हमारे कोई राज्यों से कंपटीशन नहीं है, लेकिन हमें दिल्ली के लोगों की जान बचानी है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि दिल्ली के किसी व्यक्ति को अगर हॉस्पिटल की जरूरत पड़े तो उसके पास में बेड उपलब्ध हो। नाज़रीन, इस वक्त एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं श्री संजय धोत्रे साहब। चलिए उनका रुख करेंगे। संजय जी, लगातार हम आपसे बात कर रहे हैं और काफ़ी अहम मालूमात भी हमारे सामने आई है और अब हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि जो बच्चों की जो एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर रही है, इसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब आगे करना होगा, क्या कुछ कहेंगे? बच्चों की जो एजुकेशन है उसके लिए इस कोरोना वायरस का जो महाभयंकर संकट आया उसमें से हमने ऑनलाइन एजुकेशन के द्वारा इसका बहुत सारा हल हम निकाल रहे हैं। खास करके जो हमारा स्कूली शिक्षा है और हायर एजुकेशन है, दोनों में हम इसमें प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एक तो ऑनलाइन एजुकेशन का है और कई जगह जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है और कई ऐसे दूर दराज के क्षेत्र है जहां बच्चों के पास में कोई स्मार्टफोन नहीं है, टैब्स नहीं है। तो हम सभी को शिक्षा मिले, इसके लिए हम इंटरनेट, बाद में टीवी के माध्यम से जो हमारे डीटीएच चैनल है उसके माध्यम से, या फिर जहाँ पे ये दोनों चीजें, अगर कुछ क्षेत्र ऐसे भी है कि वहाँ पे ये दोनों चीजें नहीं है, कुछ दूर दराज के आदिवासी क्षेत्र है, तो वहाँ हम रेडियो के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से इसका हम इंतजाम कर रहे हैं। कई जगह ये इंतजाम हो चुके हैं और बहुत सारे बच्चों ने इसका फायदा भी उठाया, क्योंकि हमारे जो जितने भी हमारे प्रोग्राम्स है उसमें बहुत ज्यादा यूजर की जो संख्या है वो कई गुना बढ़ गई। तो यही दर्शाता है कि बहुत सारे लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। जी संजय जी, एक और बात, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोरोना से हम लड़ रहे हैं, हम तूफानों से लड़ रहे हैं, इस सब के बीच में कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स भी हो रही है। अब जैसे कि कांग्रेस ने ही स्पीक अप इंडिया नाम से कुछ शुरू किया है। आपका जो कि इतना एक लंबा पॉलिटिकल करियर रहा है,
क्या आपको लगता है कि इस वक्त पॉलिटिक्स की जरूरत है या फिर हमें सियासत को कहीं पीछे छोड़ना है, एक साथ लड़ना है? देखिए, ये जो महामारी है एक तो वैश्विक संकट है जी। और हम इसमें देख रहे हैं कि कई जो सशक्त देश तो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, जहाँ पे उनकी आर्थिक स्थिति हमारे से कई गुना अच्छी है, वो भी सबसे ज्यादा परेशान है। एक अमेरिका है या यूरोपियन कंट्रीज है, वहाँ की हालत आप देख लीजिए। और इसमें तो सबको साथ मिलके इसमें काम करना होगा, क्योंकि हम देखते लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से लेके तो केंद्र सरकार तक सब इसमें लगे हुए हैं। हमारे देश में जो राज्य सरकार है वो भी अच्छा काम कर रही। तो इसमें मुझे ऐसा लगता कि किसी ने भी पॉलिटिक्स इसमें लानी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी इस वक्त अगर हम पॉलिटिक्स लाएंगे तो हालत बद से बदतर हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल जी। और संजय जी, हमारे इस चैनल के जरिए आप हमारे जो भारत की जनता है उसको इस वक्त क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे और खासतौर से महाराष्ट्र के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार बताते, हमारे सारे जो नेता है वो बार बार बताते, सारे हमारे जो इसमें वैद्यकीय शिक्षा में काम करने वाले हमारे सारे साइंटिस्ट है वो भी बार बार बताते कि ये जो महामारी है इसमें आपको जो भी सुरक्षा के उपाय है, एक तो आप जरूरी होगा तो ही आप घर के बाहर निकलो या कोई पब्लिक प्लेस में जाओ। आप किसी से भी संपर्क आता होगा तो मास्क जरूर पहने। अपना खुद की जो स्वास्थ्य है उसका आप ख्याल रखें, आप स्वच्छ रहे, बार बार आप सैनिटाइज करते रहे खुद को, आप हाथ धोते रहे। और दूसरी एक चीज है कि आपको अगर थोड़ा भी अगर डाउट होगा तो आप खुद को एक क्वारंटाइन रखे, जैसा जिसको थोड़ा भी खतरा है उसने इस सावधानता बरतनी चाहिए। और खास करके आपके घर के जो बुजुर्ग होंगे, बच्चे होंगे, उनका विशेष रूप से आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि बाकी बीमारी में ऐसा होता है कि आपने अगर सावधानी नहीं बरती तो उससे आपको खुद को खतरा है, लेकिन इसमें ऐसा है कि आपके साथ साथ सबसे ज्यादा खतरा आपके परिवार वालों को है, बाद में आपके संपर्क में आने वाले जितने भी लोग हैं, इसने किसी को नहीं छोड़ा। और ये ऐसी एक महामारी है कि इसमें सभी तरह के लोग, गरीब होगा, अमीर होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, सभी को अपने चपेट में इसने लिया हुआ है। जी, तो सबको अपनी एहतियात, प्रिकॉशन खुद लेना है। और संजय धोत्रे जी, बहुत बहुत हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। इतना आपका बिजी शेड्यूल है, बहुत सारी चीज़ों को आप देख रहे हैं, उस सब के बावजूद आपने हमारे नाजरीन के लिए इतनी जानकारी दी है, इतनी मालूमात दी है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ श्री संजय धोत्रे जी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर HRD, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। और काफ़ी कुछ इनसे हमने बातचीत की है हमारी आज की इस खास पेशकश में।